हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। ये H2O केमिस्ट्री का इग्नऊ सेक्शन है जहां पे हम इग्नऊ MBA का MMPC 005 को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस। ये स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपके MBA के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लेक्चर 3 पर हैं। तो मेक श्योर आपने पहले दोनों यूनिट और इस लेक्चर से पहले इस यूनिट के जो 2 लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखा हो फॉर योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। पिछले 2 लेक्चर्स में इस टॉपिक में जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, और हमने उस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो मेजर्स को डिस्कस किया वो है अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन, मीडियन को डिस्कस किया, क्वांटाइल्स को डिस्कस किया, जहां पे क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। तो मेक श्योर इस लेक्चर को देखने से पहले आपने वो लेक्चर जरूर देखे हों। अब इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम लास्ट 3 मेजर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अगर आप इस लेक्चर को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो यू विल रियलाइज कि मैंने इन लेक्चर्स के अंदर आपका इग्नऊ का जो बुक है उसको कंप्लीटली थॉरोली आपके साथ डिस्कस किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, सो दैट कि अगर आप अपनी बुक भी नहीं पढ़ते हैं तो भी आपके पास एक थॉरो लर्निंग होने वाली है इन लेक्चर्स के थ्रू, राइट। तो अगर आपको बुक से पढ़ना पसंद नहीं है, सिर्फ लेक्चर ही देखकर आप अपने कोर्स के अंदर 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। हमारा सबसे पहला आज के इस लेक्चर का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोड। So what is mode? Mode is the value that occurs most frequently in a data set. अगर आप ये यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल देखोगे तो what you will find is कि हमारे पास डेटा में है 3, 4, 5, 5, 6, 7, 3 बारी 8 और 1 9, ठीक है। अब मोड क्या है? मोड वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली डेटा में आती है। तो यहाँ पे 8 है जो कि 3 बारी आया, उसके बाद 5 है जो 2 बारी आया। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट इज द नंबर दैट हैज बीन रिपीटेड, दैट इज 8। तो इसलिए मोड क्या होगा? 8, ठीक है। मोड क्या है? जो कि मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये सबसे टिपिकल वैल्यू भी है, बट ये एग्जाम्पल जो हमने लिया वो है अनग्रुप्ड डेटा का। अब हमारे पास अगर ग्रुप्ड डेटा हो, हमारा वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो हमारे पास, तो वहां पे आप मोड को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ग्रुप्ड डेटा के लिए वो क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। आई रिपीट, ग्रुप्ड डेटा के लिए क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉडल क्लास बोला जाता है। जैसे कि आपने मीडियन में मीडियन क्लास देखा था, ठीक है। तो अब मोड को इस ग्रुप्ड डेटा में कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसका फॉर्मूला है L प्लस D1 बाई D1 प्लस D2 इंटू आई। अब L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो वाली क्लास को मॉडल क्लास बोला, और उसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज गोइंग टू बी L। नेक्स्ट इज D1, तो D1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। और D2 क्या है? D2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, एंड I is the width of the modal class, right? So let us apply this formula with the help of an example so that कि हमारी understanding बिल्कुल complete हो जाए। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? कंप्यूट द मोड ऑफ डेली सेल्स ऑफ फर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और हमारे पास डेटा है 20 to 30,000 सेल्स आर फॉर 15 कंपनीज, 30 to 40 फॉर 23, 40 to 50 फॉर 27, 50 to 60 फॉर 20, 60 to 70 फॉर 35 फर्म्स, 70 to 80 फॉर 25 फर्म्स और 80 to 90 फॉर 5 फर्म्स। तो
तो आपका सबसे पहला काम है मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करना, अगर आपको मोड को कैलकुलेट करना है इस डेटा के लिए। तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी क्लास की है, 60 to 70 की, विद 35 एज द फ्रीक्वेंसी, राइट। सो ये हमारी मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है L प्लस D1 बाय D1 प्लस D2 इंटू आई। तो L कौन होगा, L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज गोइंग टू बी 60। क्लास की विड्थ क्या है, 60 to 70, मतलब 70 माइनस 60 दैट इज 10। तो ये हमारी क्लास की विड्थ होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 35, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इज 20। तो D1 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, frequency of the model class minus the frequency of the preceding class. So 35 minus 20 will be D1, that is 15. फिर D2 क्या है, D2 है frequency of the model class minus the frequency of the succeeding class, उससे अगली क्लास। So 35 minus 25, तो आपके पास D2 क्या आ जाएगा, 35 minus 25 that is 10। तो अब आपके पास सब वैल्यूज आ गई, L कौन है, D1 कौन है, D1 कौन है, D2 कौन है, इन दोनों का सम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो I से। सो व्हाट यू विल गेट इज 60 प्लस 15 by 15 plus 10 into 10. So this is going to be 60 plus 150 divided by 25. The answer is going to be 66,000. So mode क्या है, 66,000। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद दिस फॉर्मूला L प्लस D1 बाय D1 प्लस D2 इंटू आई। अब इसी मोड को हमने ग्राफिकली कैसे लोकेट करना है, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और डिफरेंट एग्जांपल लिया है। तो आपका पहला होमवर्क ये है कि आप इसका मोड कैलकुलेट करो बाय द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, बट आपके लिए एक प्रॉब्लम क्वेश्चन जरूर मैंने आपको दे दिया। अब इस डेटा को यूज करते हुए हमने मोड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आपका सबसे पहला काम है कि आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक हिस्टोग्राम बनाओगे। तो आई होप आपको याद है हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा था। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो। यहाँ पे जो आपका क्लास है that is going to be represented on the x axis, जो आपके number of employees या frequency है that will be represented on the y axis। आपके ये continuous data है, इसलिए rectangular bars के बीच में कोई gap नहीं होता जैसे कि bar diagram में होता है। तो आप अपने rectangular bars को draw करोगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो अब आपने हिस्टोग्राम को सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपने चेक करना है कि आपकी मॉडल क्लास कौन सी है। वो आपको दिख ही रहा है कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, दिस इज गोइंग टू बी इट। ठीक है, अब इसमें आपको इस रेक्टेंगुलर बार के टॉप से सक्सीडिंग क्लास के टॉप तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरे एंड से आपने प्रीसीडिंग क्लास के टॉप पर एक लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये क्रॉस बनाना है। ठीक है, अब ये क्रॉस बनने के बाद यहां से इसके मिड पॉइंट से जहां पे इंटरसेक्शन हो रही है दोनों लाइंस की, वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टू द एक्स एक्सिस, और वो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी द मोड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेप्स को एक बार ही पढ़ देती हूँ सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए। कंस्ट्रक्ट करना है सबसे पहले हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा। फिर आपने ड्रॉ करनी है टू स्ट्रेट लाइंस डायगोनली इनसाइड द मॉडल क्लास बार फ्रॉम ईच अपर कॉर्नर टू द ऑपोजिट अपर कॉर्नर। फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू द एक्स एक्सिस। The point where the perpendicular will meet the x-axis will be the modal class, right? So please, I hope this is very clear to you.
और अगर आपने अपनी मोड को कैलकुलेट किया है तो you will find that it is going to be approximately the same value. ठीक है? So what are the key points that we have learned? Modal class is the class with the highest frequency. दो डायगोनल्स को ड्रॉ करना है मॉडल क्लास बार में, परपेंडिकुलर उनकी इंटरसेक्शन का टू द एक्स एक्सिस आपको मोड देगा। अब मोड का एडवांटेज क्या है? मोड का एडवांटेज है दिस इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यू से इसने इफेक्ट नहीं होना। ये सबसे ज्यादा डेटा में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? इट्स वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटली प्रिसाइजली इन ग्रुप डेटा, इट कैन बी ओनली एस्टिमेटेड। ठीक है, तो ग्रुप्ड डेटा के अंदर अब 2300 से 2400 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, बट आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला या विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, so the two diagonals are drawn inside the modal class and the perpendicular to the x-axis gives the modal class। ये approximately 2353 है, but ये approximate है and it will be approximate to the it will जो हमने calculate किया है उसके भी ये approximate value ही आएगी। So I would want कि आप लोग इसका comment section में आंसर करो कि आपने अगर इसको कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू क्या आई। सो नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, सो एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस है, एक है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरीके की डेविएशन भी हो सकती है और दूसरे तरह की डेविएशन भी हो सकती थी, आपका ग्राफ इस तरीके का हो। अगर आप अपना इग्नोव का टेक्स्ट बुक देखोगे वहां पे दोनों तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस दे हैव बीन शोन। ठीक है, अब the next tendency that we have to learn is going to be geometric tendency। इसको हम शॉर्ट में GM बोलते हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। मतलब अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं तो आपने उन दो ऑब्जर्वेशंस को A और B ऑब्जर्वेशंस अगर हैं तो आपने उनको मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि दो ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आपके पास तीन ऑब्जर्वेशंस होंगी तो A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C करोगे और आप इस तरीके से उसका थर्ड रूट लोगे। अगर चार ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी तो आप चार को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि आपको पहले प्रोडक्ट लेना है अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है और उतना ही आपने nth रूट को लेना है। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस का एक एग्जांपल मैंने लिया। आपके पास ऑब्जर्वेशंस है 2 और 8, तो पहले आपने 2 और 8 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशंस है तो आप उसका स्क्वायर रूट लोगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल गिव यू द आंसर एज 4, राइट? So this uses the product of observations instead of their sum. Arithmetic mean में हम क्या कर रहे थे? हम इन्हीं दो observations का 2 + 8 करते हैं, sum लेते हैं और number of observations से हम उसको divide कर देते हैं। तो यहाँ पे arithmetic mean क्या आता? 5, geometric mean क्या आया है? 4। ठीक है, so this uses the product of observations instead of their sum। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? जहां पे आपके पास ग्रोथ रेट्स हो उसका एवरेज निकालना हो, आपके पास रेशोज हो उनका एवरेज निकालना हो, आपके पास परसेंटेजेस हो उनका एवरेज निकालना हो, तो हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हैं। और ये फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, इंडेक्स नंबर्स में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है?
इसका मीनिंग होता है जहां पे आप कोई भी एक बेस वैल्यू को लेते हो और एज 100 और फिर उसके बाद आगे जो चेंजेस होते हैं आप उसको अंडरस्टैंड करते जाते हो। अब ये इंडेक्स नंबर्स को हमने डिटेल में आगे डिस्कस करना है, तो हम एक प्रॉपर टाइम पे उसको करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि इंडेक्स नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन को यूज किया जाता है। ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हुआ कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है और उनका nth रूट को लेना है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब ज्योमेट्रिक मीन को जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें आप अगर देखोगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि वो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस का नंबर 3 या 3 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको उन सारी ऑब्जर्वेशंस को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका nth रूट भी निकालना है, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जर्वेशंस का नंबर 3 से ज्यादा है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन की जगह पे हम लॉगरिदम्स को यूज करेंगे और कैलकुलेशंस बिकम वेरी इजी। तो हम करेंगे क्या, हम दोनों साइड का लॉगरिदम लेंगे। ठीक है, सो आपने लॉग लिया gm, दिस विल बी इक्वल टू लॉग nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 1 by n log of x1 into x2 till xn। फिर आप इसको और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो जहां पे आप प्रोडक्ट लेते हो तो यू कैन ब्रेक डाउन दिस इनटू log x1 plus log x2 अप टिल log x1। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, समेशन ऑफ log x और उसको आप डिवाइड करोगे बाय n। तो उसका आप अगर एंटी लॉग लोगे तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है, तो इसने हमको कैसे हेल्प किया, रादर देन कि आप मल्टीप्लाई करो बहुत सारे नंबर्स को, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू द एडिशन ऑफ लॉग्स, जो कि कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल बना देता है स्पेशली लार्ज नंबर्स के लिए। और यहाँ पे आप लॉगरिदमिक टेबल्स को भी यूज कर सकते हो। आपके एग्जाम में कैलकुलेटर भी इस पेपर में अलाउड होते हैं, तो आप कैलकुलेटर को भी यूज करके इसको क्विक और एक्यूरेट आंसर्स अपने निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके स्टेप क्या रहेंगे, लॉगरिदम लेना और फिर उनका सम करना और उस सम को डिवाइड कर देना बाय द n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और जो आपका आंसर आएगा उसका जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा gm। ठीक है, सो लॉगरिदम्स will help you convert complex product into simple sum, जिससे आपकी GM की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी और प्रैक्टिकल हो जाएगी। अब हम ज्योमेट्रिक मीन को कहां पे यूज करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि आप अरिथमेटिक मीन कहां पे यूज करोगे, आप ज्योमेट्रिक मीन कहां पे यूज करोगे, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन को स्पेशली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे आपको एवरेज करना है क्वांटिटीज का, जो कि प्रोपोर्शन में या परसेंटेज के मैनर में चेंज करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ रेट, इफ द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट्स हैव टू बी checked out for over several years, तो आप वहां पे ज्योमेट्रिक मीन को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ग्रो बाय 10%, 15%, 20% इन 3 years, और आपको उसका एवरेज बताना है तो वहां पे आप अरिथमेटिक मीन को ना यूज करके ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हो। नेक्स्ट आप डेप्रिसिएशन रेट्स के लिए यूज करते हो, तो जहां पे डेप्रिसिएशन वैल्यू का डिक्रीज होता है ओवर अ पीरियड, वहां पे अगेन एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए ओवर अ पीरियड वी यूज ज्योमेट्रिक मीन। सो फॉर एग्जाम्पल अभी आपका आई विल शो यू एन एग्जाम्पल जो कि आपकी इग्नऊ की टेक्स्ट बुक में गिवन है कि ओवर 5 years द डेप्रिसिएशन इज 40%, 25%, 15% फॉर द नेक्स्ट 3 years। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आप मुझको एक एवरेज डेप्रिसिएशन रेट बताओ पर ईयर फॉर दिस 5 years, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली रेशोज के लिए अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना हो तो आप अगेन ज्योमेट्रिक मीन यूज करोगे।
फॉर एग्जाम्पल एवरेज ऑफ डेट इक्विटी रेशियोज ऑफ डिफरेंट कंपनीज के लिए ज्योमेट्रिक मीन को यूज किया जाता है। परसेंटेजेस के एवरेजेस ओवर सम टाइम के लिए अगेन आप ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हो कि प्रॉफिट मार्जिन 12% है, 18% है, 15% है ओवर 3 इयर्स, तो आप क्या यूज करोगे? आप ज्योमेट्रिक मीन को यूज करोगे। इंडेक्स नंबर्स के लिए टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर्स एंड टू फाइंड एवरेज अगेन आप ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हो। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्ट इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स, इनके लिए इसको यूज किया जाता है। सिंपल एग्जांपल भी अगर आपको बताऊं कि अगर एक साल में मान लो कि 2010 के अंदर जो दूध का प्राइस था वो 50 रुपीज था, 2011 के अंदर वो जो प्राइस था वो 55 हो गया और 2012 के अंदर वो जो प्राइस था वो 60 हो गया। तो हम इसको 50 वाली वैल्यू को बेस मान लेते हैं कि ये अगर 100 है तो आपका 2011 में कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा और 2012 में कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा अगर आपने इसको बेस 100 माना तो। सो ओवर 2010 टू 2011 कितना प्राइस में ग्रोथ आया? 10% और 2012 तक कितना ग्रोथ आ गया? 20%। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता है इंडेक्स नंबर्स का, जिसको हम अपकमिंग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो बट यूज क्या करते हैं इंडेक्स नंबर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए? ज्योमेट्रिक मीन को। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो अरिथमेटिक मीन वहां पे सूटेबल होता है जहां पे हम वैल्यूज को ऐड करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन वहां पे सूटेबल होता है जहां पे वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि ग्रोथ, डिक्लाइन, रेशियोज, परसेंटेज एंड इंडेक्स नंबर्स के लिए। तो ज्योमेट्रिक मीन इन टेक्स इनटू अकाउंट द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस, जैसे कि बैंक्स में होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वहां पे ज्योमेट्रिक मीन को यूज किया जाता है, वहां पे वो एक बेटर एवरेज देता है इन कंपैरिजन टू द अरिथमेटिक मीन। सो अब मैं चलती हूं उस एग्जाम्पल पे जो कि आपकी इग्नोउ की टेक्स्ट बुक में गिवन है कि डेप्रिसिएशन वाज टेकन एज एन एग्जाम्पल। फाइन, सो यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि अ मशीन वाज purchased for rupees 50,000 in 1984. Depreciation on the diminishing balance was charged at the rate 40% first year, 25% second year and 15% per annum during the next 3 years. What is the average rate of depreciation charged during the whole पीरियड? तो जहां पे भी परसेंटेजेस गिवन हो और आपको एवरेज को कैलकुलेट करना हो तो याद रखो ज्योमेट्रिक मीन को यूज करना है। अब यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल भी आपका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है और आपको ये नहीं मालूम कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस क्या होता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग सो दैट कि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग सो सिंपली कि आपका कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो। So what is depreciation? Depreciation is the gradual decrease in the value of an asset over time due to use, wear and tear, age, obsolescence or other factors. सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल के साथ, तो आज आपने एक नई गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की, तो अगले साल क्या आप उसको 10 लाख की ही बेच सकते हो? नहीं, आप उसको 10 लाख की नहीं बेच सकते। हो सकता है कि हाँ आप उसको 8 लाख की बेच पाओ। तो पहले साल के लिए डेप्रिसिएशन क्या हो गया? उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 2 लाख रुपए की कम हो गई। तो बिल्कुल ऐसे ही कोई भी मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स के लिए जिसको बिजनेस में यूज किया जाता है वो हर साल अपनी वैल्यू को लूज करते हैं और इस लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन सिंपली एक रिडक्शन है वैल्यू का ऑफ एन असेट ओवर टाइम। तो जैसे जैसे चीज पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है। ठीक है, तो आज जो गाड़ी 10 लाख की आपने मार्केट से खरीदी उसको अगले साल बेचा तो 8 लाख की बेचा,
और 1 साल बाद शायद आपने उसको 7 लाख की बेचा, और 2-3 साल के बाद आपको शायद वो 5 लाख की बिके। तो इस तरीके से ओवर द इयर्स उसकी वैल्यू में कमी आती है, ठीक है। एंड दिस इज चार्ज पीरियोडिकली। तो इसको जब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है तो ये नहीं है कि आज करेंगे कल अब इसकी वैल्यू को करेंगे, नहीं, इसको पीरियोडिकली कैलकुलेट किया जाता है, साल बाद, हाफ ईयरली, एज पर द पॉलिसी, राइट। तो ये एक बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, बट एक्चुअल कैश फ्लो नहीं है, पैसा कहीं पे आ जा नहीं रहा, बट बिजनेस के लिए एटलीस्ट उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर एक वैल्यू की कमी जरूर आ रही है। सो दिस हेल्प्स इन शोइंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द असेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट बैलेंसेस में इसको डेप्रिसिएशन की तरह शो किया जाता है, और डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट करेगा एक असेट विद टाइम उसकी वैल्यू में क्या डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। सो अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन ईच ईयर इज कैलकुलेटेड on the remaining value, which is the book value of the asset at the beginning of that year, not on the original cost. Meaning, अगर एक मशीन है उसका जो कॉस्ट है वो 100 रुपया है, ओवर द इयर्स उसकी जो डेप्रिसिएशन है 40% इन द फर्स्ट ईयर, जो कि हमने अपने क्वेश्चन में लेना है, ठीक है। तो जो इग्नऊ के एग्जाम्पल से हमने समझना शुरू किया, वहां पे फर्स्ट ईयर में 40% डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर में 25, और अगले 3 सालों में 15% का डेप्रिसिएशन था, अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो। हम उस क्वेश्चन को अभी कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है कि पहले साल में उसकी जो वैल्यू थी उस मशीन की 100 रुपए थी, पूरे साल के बाद उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन आया दैट इज 40%, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो गया, 40% ऑफ 100 दैट इज 40 रुपीज। तो आपकी क्लोजिंग बुक वैल्यू क्या होगी, उसकी 100 माइनस 40 दैट इज 60। मतलब साल के बाद वो जो 100 रुपए की मशीन थी अब 60 रुपए की वैल्यू रखती है। अब अगले साल में ओपनिंग बुक वैल्यू क्या होगी, 60। अब उसका डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 25%। तो 25% ऑफ 60 कितना होगा, दैट इज 15 रुपीज। सो 60 माइनस 50 विल बी 45। तो क्लोजिंग बुक वैल्यू 2 साल के बाद वो 100 रुपए की चीज अब 45 रुपीज की रह गई। थर्ड ईयर में प्रीवियस क्लोजिंग वैल्यू इज 45, 15% का डेप्रिसिएशन हुआ, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास क्लोजिंग बुक वैल्यू इज 38.25। फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन अभी भी 15% का है, बट आपकी जो ओपनिंग वैल्यू है वो डिफरेंट है, इसलिए आपका जो अमाउंट डेप्रिसिएशन होगा वो भी डिफरेंट होगा, और क्योंकि वो कम अमाउंट पे हो रहा है तो डेप्रिसिएशन भी कम होगा, और आपकी जो फाइनल क्लोजिंग वैल्यू रहेगी दैट इज 32.51, और फिफ्थ ईयर के बाद दिस इज 27.63, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन का कहाँ पे यूज आया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपको इन 5 सालों की डेप्रिसिएशन को एवरेज बताना हो कि हर साल में एवरेज कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो वहां पे आप ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हो, ठीक है। सो द डेप्रिसिएशन अमाउंट कीप्स डिक्रीजिंग एवरी ईयर बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ स्मॉलर बेस द रिमेनिंग वैल्यू। So the book value of the asset reduces year after year, हर साल 100 से 60, 60 से 45, 45 से 30.25 और फिर 32.51. Each year depreciation is the percentage of the opening book value of that year. This is why this is called as diminishing balance method. ये I hope आपको clear हो गया। अब एक तरीका आपका डेप्रिसिएशन रेट का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए है कि आप हर साल की एक्चुअल बुक वैल्यू को निकालो, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे समझा था, ठीक है। बट अगर हम वो ना करना चाहें, हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए सिर्फ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू रिमेनिंग आफ्टर एवरी ईयर को कैलकुलेट करना चाहिए, सो दैट
we convert each year depreciation rate into remaining value factor. I repeat, हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका नया सीख रहे हैं। पहला तरीका आपने सीखा कि अगर 40% है तो अगर उसकी मशीन की वैल्यू 100 थी तो अगर वो पहले वैल्यू 100 थी, 40% कम हुआ तो 40 कम हुआ तो वो 60 हो गई थी। फिर हमने इसको बुक वैल्यू लेकर अगली डेप्रिसिएशन रेट को 25% ऑफ 60 किया और फिर इसको हमने 60 में से माइनस किया था, राइट। अब आप एक नया तरीका सीख रहे हो कि जहां पे आपको हर बारी उसकी हर साल की बुक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रिमेनिंग वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। 1984 में जो डेप्रिसिएशन रेट था 40%, सो 40% ऑफ द वैल्यू इज डेप्रिसिएटेड। अगर 100% वैल्यू होती, उसमें से 40% कम हो जाएगी तो वैल्यू विल बी 60% लेफ्ट। तो रिमेनिंग वैल्यू फैक्टर क्या है, दैट इज 60, जब हमने बेस क्या लिया था 100, ठीक है। 1985 में 25% इज द डेप्रिसिएशन, सो इसका मतलब है रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज क्या होगा, 100 माइनस 25, दैट इज 75%। सो 75% ऑफ द वैल्यू विल रिमेन। अब ये 60 और 70, 60 तो एक्चुअली में एक्चुअल वैल्यू है, बट ये 75 एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हमने पिछली स्लाइड पे सीखा था कैसे कैलकुलेट करना है। दिस इज 75% ऑफ द वैल्यू दैट विल रिमेन आफ्टर द फर्स्ट डेप्रिसिएशन। अब 1986 में 15% इज द डेप्रिसिएशन, सो value remaining in percentage after depreciation is going to be 100 minus 15, that is 85%। तो जो भी वैल्यू 2 सालों के बाद होगी उसकी 85% वैल्यू रिमेन करेगी। सिमिलरली अगले 15% अगले साल में, तो यहाँ पे भी जो भी वैल्यू 3 साल के बाद होगी उसकी 85% वैल्यू रिमेन करेगी और 5th ईयर में आपकी जो भी वैल्यू 4 साल के बाद थी उसकी 85% वैल्यू को रिमेन करेगी, ठीक है। सो 60, 70, 85, 85, 85 ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है मशीन की, they are the remaining percentage factors when we took the base as 100 after each year depreciation। ये परसेंटेज फैक्टर हैं जो कि बचे हैं आफ्टर द डेप्रिसिएशन, और इसको हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, राइट। सो बाय कन्वर्टिंग ईच ईयर डेप्रिसिएशन रेट into a remaining value factor, percentage of the value left, we can easily find the average annual depreciation rate using the geometric mean। सो ये सीखने के बाद अब आप तैयार हो अपना ज्योमेट्रिक मीन का ये डेप्रिसिएशन वाला एग्जाम्पल समझने के लिए। मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास एक मशीन है जिसकी जो वैल्यू है 1984 में वो 50,000 है, उसकी डेप्रिसिएशन होती है ऑन अ डिमिनिशिंग बैलेंस। आपको समझ में आ गया क्या होता है, and at 40% in first year, 25% in second year and 15% for the next 3 years। और आपको एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले डेटा लिखोगे, ईयर 1984 टू 1988, 5 साल, डेप्रिसिएशन का रेट पहले साल 40, फिर 25 और आने वाले 3 के लिए 15%। अब आप यहाँ पे डिमिनिशिंग वैल्यू लिखोगे, so 100 minus 40 is 60, 100 minus 25 is 75, 100 minus 15 is 85 for the next 3 years। अब नेक्स्ट, क्योंकि ये आपके पास 3 या 3 से ज्यादा कैलकुलेशंस हो जाएंगी, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको आसान है उसका लॉग ढूंढना। तो लेट अस फाइंड द लॉग ऑफ x टू द बेस 10।
The value for the first one will be 1.77815 और बाकी सब वैल्यूज इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेटेड लिखी है. अगेन आप कैलकुलेटर्स को यूज कर सकते हो फॉर योर कैलकुलेशंस फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. और अगर आप इन वैल्यूज का समेशन करोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 9.44144. सो ये हमने क्या निकाला, सिग्मा लॉग एक्स, राइट. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5. summation of log x, sum of all log x values is 9.44144. और gm निकालने के लिए what you have to do is nt log of summation of log x divided by n. so ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 77.32. ठीक है, इसको आप लॉग टेबल से भी कर सकते हो. आपका आंसर एंटी लॉग का क्या आता है. ठीक है, so the diminishing value being 77.32, the depreciation for 1 year is going to be 22.68%. मतलब आपने एक साल में 40%, अगले साल 25%, अगले साल 15-15. तो अगर मैं को एक एवरेज डेप्रिसिएशन रेट पर ईयर फॉर दिस 5 years को कैलकुलेट करना हो तो वो जो वैल्यू आएगी दैट इज 22.68%. ठीक है, आई होप अब आपको ज्योमेट्रिक मीन समझ में आया और ये डेप्रिसिएशन वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आया. तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे अच्छा तरीका है एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए जब आप डील कर रहे हो रेशो से, परसेंटेजेस से या रेट ऑफ चेंजेस के साथ. और ये एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है. सो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने लास्ट टॉपिक को, दैट इज हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन कहाँ पे यूज होता है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो कि हमने इसको एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करना है जब हमारा डेटा जो है वो एक्सप्रेस्ड है एज रेट्स लाइक किलोमीटर पर आवर, टन्स पर डे, किलोमीटर पर लीटर एटसेट्रा. ठीक है, तो हार्मोनिक मीन को कैसे डिफाइन किया जाता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. फॉर्मूला देखने से पहले उसको एग्जाम्पल के साथ समझो. ठीक है, हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस है 2, 3, 4. अगर मैं आपको कहूं कि पहले इनका रेसिप्रोकल ले लो अपनी ऑब्जर्वेशंस का, तो वो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/4. ठीक है, फिर मैं आपको कहूं कि आपको इसका मीन लेना है तो आप कैसे लोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अपनी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, सो हमने पहले क्या किया, ऑब्जर्वेशंस ली, ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल किया और फिर उनका सम करके उसको आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया. अब अगर मैं कहूं कि इसका भी रेसिप्रोकल कर दो तो वो क्या आएगा, वो आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4. इसी को हम हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. तो एक बारी डेफिनेशन को दोबारा से देखो कि आपको करना है रेसिप्रोकल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का और उसका अरिथमेटिक मीन लेकर उसका रेसिप्रोकल लेना है, उसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं. ठीक है, सो हार्मोनिक मीन अनग्रुप्ड डेटा के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस है पहले ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल लोगे, फिर उन रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस की आप समेशन करोगे, उसको आप n से डिवाइड करते हो, अब आप सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर दोगे. सो n डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ 1/x, where x1, x2 to xn they are the n number of observations. n is going to be the number of observations and summation of 1/x is the sum of the reciprocal of the observations. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ
कि आपने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया। फिर अगर आप उसका अरिथमेटिक मीन निकालते तो आप इनका समेशन करके n से डिवाइड करते, बस आपने उसी का रेसिप्रोकल लेना है, तो वो आपका हार्मोनिक मीन होगा। और इसको कहाँ पे यूज करोगे? अगर आपको एवरेज स्पीड, एवरेज प्राइस, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर ये आपका एग्जाम्पल जो था पिछला वो अनग्रुप्ड डेटा का था, अगर वो डेटा ग्रुप्ड हो तो वहां पे क्या करोगे? अगेन एग्जाम्पल के साथ ही इसको समझते हैं। तो आपके पास क्लास इंटरवल है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और आप क्लास मार्क ले लोगे, ठीक है। सो ये जो क्लास मार्क आपने लिए वो आपकी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज बन गई। सो अब आप इस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू का क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकल ले लोगे 1/5। अब इसको आप इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर आप इनका समेशन कर दोगे, ठीक है। सो 5/4, 15/6, सॉरी 6/15, 10/25, 8/35, 2/45, ठीक है। सो आपने जो क्लास मार्क वैल्यूज थी उसका रेसिप्रोकल लिया, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास f/x आ जाएगा। फिर आपको उसका समेशन करना है। सो समेशन ऑफ f/x, उसकी आपने वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट। और उसके बाद आपकी समेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज will give you the n number of observation। so आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f by x, वहां से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज गोइंग टू बी योर हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन ग्रुप्ड डेटा के लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद क्लास मार्क। क्लास मार्क आपका x है, उसका रेसिप्रोकल ले लो 1/x आ जाएगा, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका आप समेशन ले लो। अब अगर आप इसका अरिथमेटिक मीन लेते तो समेशन इसका डिवाइडेड बाय n करते, अब आपने इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। सो हार्मोनिक मीन इज n by summation of f/x and it will be used again very importantly for averaging rates such as speed, price, profit rates, etc. So अब हम अपना finally इस टॉपिक के भी लास्ट पे आ गए, where we understand what are the advantages and disadvantages of harmonic mean। कहाँ पे आप इसको यूज कर पाओगे, कहाँ पे आप इसको नहीं भी यूज करोगे। तो harmonic mean is the most appropriate average for rate data like speed, price per unit, profit per employee, ठीक है। तो जहां पे आपके पास रेट्स हो वहां के डेटा के लिए आप इसको यूज कर रहे हो। इट गिव्स मोर वेट टू स्मॉल वैल्यूज एंड लेस वेट टू लार्ज वैल्यूज, जो कि आपका सूटेबल है एवरेजिंग फॉर द रेट्स के लिए। इसको एवरेज स्पीड को कंप्यूट करने के लिए बहुत यूजफुल है जहां पे डिस्टेंसेस बराबर हो। ये लेस अफेक्टेड होता है बाय एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज कंपेयर टू द अरिथमेटिक मीन व्हेन वी आर डीलिंग विद द रेट्स। अब आप इसको कहाँ नहीं यूज करोगे? आप इसको नहीं यूज कर सकते जहां पे वन और मोर वैल्यूज दे हैव जीरो वैल्यू, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ही जीरो है, आप उसको वहां पे यूज नहीं कर सकते। आप इसको वहां पे भी नहीं यूज कर सकते जहां पे ऑब्जर्वेशंस जो है वो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। जो डेटा आपका रेट्स की तरह एक्सप्रेस्ड नहीं है, किलोमीटर पर आवर टाइप्स में नहीं एक्सप्रेस्ड है, आप इसको वहां पे नहीं यूज कर सकते। इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं यूज किया जाता, इसकी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन काफी लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन। सो हार्मोनिक मीन इज स्पेशली अगेन यूज फॉर, ध्यान रखोगे, एवरेज स्पीड, एवरेज प्राइस, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट्स एटसेट्रा। अब हमने सारी के सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सीखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सम अप कर दें कि ये वैल्यूज क्या क्या थी और हम उनको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने सीखी अरिथमेटिक मीन,
which was equal to the sum of the values divided by the number of values. और ये सबसे widely used तरीका है मीन को कैलकुलेट करने का, सारी वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. वेटेड मीन हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे ऑब्जर्वेशंस की डिफरेंट इंपॉर्टेंस होती है या फ्रीक्वेंसी होती है. मीडियन इज दैट वैल्यू जो कि डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाइंग बिलो द मीडियन एंड 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाइंग अबव द मीडियन. इसको हम यूज करते हैं फॉर स्क्यूड और ओपन एंड डेटा. ठीक है. मोड क्या था? मोड वो वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे डेटा में अकर करती है, और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हमें मोस्ट कॉमन वैल्यू या मोस्ट डिमांडेड वैल्यू के बारे में पूछा जाए. ज्योमेट्रिक मीन क्या था? ज्योमेट्रिक मीन था जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उन सारे का आप प्रोडक्ट ले लो, और उसका अगर वो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो उसका nth रूट ले लो प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज से. ठीक है. और हार्मोनिक मीन क्या था? हार्मोनिक मीन में आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उसकी जो भी वैल्यू है पहले आप उसका रेसिप्रोकल लोगे, और फिर आप उनका समेशन करके उससे आप n से डिवाइड करते हो तो आपके पास उसका मीन आता. अब आपने उसका भी रेसिप्रोकल करना है. सो n divided by the reciprocal of the observations का sum. So that was harmonic mean. ज्योमेट्रिक मीन को कहां पे यूज किया? ग्रोथ रेट, परसेंटेज, एवरेज चेंजेस के लिए, जबकि हार्मोनिक मीन को यूज किया रेट्स के लिए, स्पीड के लिए, किलोमीटर पर आवर, प्राइस पर यूनिट एटसेट्रा के लिए. तो रिमेंबर ऑलवेज कि कोई भी एक सिंगल मेजर बेस्ट नहीं है फॉर ऑल द सिचुएशंस. हमारा चॉइस कि सेंट्रल टेंडेंसी किस तरीके से मेजर करनी है हमारे डेटा पे डिपेंड करेगा और हमारे एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा. So that would be all for this lecture. We have completed unit number 3. और अगले यूनिट में जो हम डिस्कस करेंगे that is going to be the measure of variation and skewness. So please do remain connected with me. अगर आपको अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करना है, आपको अपने इग्नोउ के एग्जाम्स में बहुत अच्छे से स्कोर करना है. And our small request, अगर lectures अच्छे लगे हैं तो please do give it a thumbs up. Do subscribe, that supports me to put up more lectures. Share up with your friends. Thank you. Bye bye. Have a nice day.